अगर आपके पास एक 25 साल का लड़का आता है और वो कहता है कि सर आई वांट टू बिकम ए सीईओ वन डे, तो ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स आप उसको रेकमेंड करेंगे कि अपने अंदर डेवलप करें जो उसको इस जर्नी में हेल्प कर सके? उसको सबसे पहले तो ये बिलीव अपने अंदर डेवलप करना होगा कि मैं सीए बन सकता हूँ और मुझे सीए बनना है। आज अच्छे से अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज है, हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ट्यूशंस हैं, आपके पास चैट जीपीटी है एंड व्हाट नॉट। लेकिन उनमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बिलीव का है। उनका जो सेल्फ स्टीम है वो इतना लो हो गया है, वो अपने आप को दुनिया के दूसरे स्टूडेंट्स से कंपेरेबल। हमारे यहाँ जो करप्शन है उसको बिल्कुल डिसलाइक करता है। इस तरह से आज एआई की इन्वायरमेंट बढ़ गई है, करप्शन को खत्म करना कोई मुश्किल है। अल्बानिया ने सीनियर ऑफिसर एक एआई बॉट को बनाया आज से कुछ अर्सा, और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है। उन्होंने कहा कि अगर एआई होगा तो करप्शन खत्म होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के टॉप के 10 लोग भी फैसला कर लें कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है, तो वो आज बिकॉज ऑफ दिस एआई इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे आज के गेस्ट वो शख्सियत हैं जिनको लोग उनके टाइटल से पहचानते हैं। एक्स सीईओ एनसीसीपीएल, करंटली डायरेक्टर एंड चेयरमैन वर्चुसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर अल सफ़ा ग्रुप। लेकिन उनका असल इम्पैक्ट इन टाइटल से बहुत ज़्यादा गहरा है। उन्होंने अर्ली करियर से लेकर नेशनल इंस्टीट्यूशन लीड करने तक लीडरशिप, गवर्नेंस और ट्रांसफॉर्मेशन को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया। और अपने करियर के उस फेज में जहां यूजुअली लोग स्लो डाउन अप्रोच यूज करते हैं, उन्होंने टेक स्पेस में कदम रख के ये प्रूव किया कि उनका विजन आज भी फ्यूचर फर्स्ट है। लेट्स मूव ऑन टू आवर पॉडकास्ट नाउ। थैंक यू। सर लोग आपको आपके टाइटल से जानते हैं, चेयरमैन, सीईओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें विदाउट मेंशनिंग एनी टाइटल, सो व्हाट वुड यू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अदर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों के अलावा मुझे एज अ पर्सन, मैं समझता अगर मैं अपने आप को अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। लोग जनरली मुझसे एडवाइस लेना लेके बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और मेरी भी ये कोशिश होती है कि उनके बेस्ट जो इंटरेस्ट में एडवाइस हो या मशवरा हो वो उनको मैं चाहता हूँ खुद को दूँ। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, काफ़ी उससे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और काफ़ी इजी तरीके से वो अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सर आपने थ्रू आउट योर करियर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज एग्जिबिट की हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्हाट वाज योर अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस जिसने आपके ये लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प किया? मेरा ख्याल है कि मैं एवरेज अच्छा स्टूडेंट था, नथिंग अनयूजुअल अनटिल स्कूल, देन ये कॉलेज के बाद मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँ, इंजीनियरिंग में, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एडमिशन नहीं मिला था। 1 साल के लिए मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हुआ। उसके बाद इवेंचुअली मैं 1-1.5 साल आगे पीछे होने के बाद मैंने बीकॉम किया और उसके बाद मैं फर्गूसन लैंड कर गया। सो दैट वाज नॉट एज पर माई प्लान, और एक तरह से जो मुझे लक या किस्मत या डिवाइन फोर्सेस कह लें, जो भी कह लें, वो लेके गए। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जो लोग मेरे साथ थे और जिनका एडमिशन हो गया था वो मुझे रिपोर्ट कर रहे थे और मैं उनका बॉस था। सो उसके बाद मेरा बिलीव जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया। उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि यार जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला जो आपके लिए करता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। और मैं अगर आपसे शुरू की बात करूं तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद 4 ईयर जो एक पीरियड होता है उसने कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी अनयूजुअल होता है। ICMAP की जो क्वालिफिकेशन थी वो मैंने विदिन 1.5 ईयर किया, जो अगेन एक उस वक्त का रिकॉर्ड भी था, क्योंकि 5 मॉड्यूल्स होते थे, 6 मंथ में एक होता था, बट आई गेट 2 मॉड्यूल्स एट अ टाइम, तो उस तरह से वो 1.5 साल तक हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती हैं, हम अननेसेसरी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जो फ्लोटर वाली थिंकिंग है, you just leave yourself on what is going on in your life, तो उन चीज़ों से मुझे काफ़ी मदद मिली। और मैं समझता हूँ कि वो बिलीव है जो आज के यूथ में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं।
और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो अगर तो वो अपने आप को इन चीज़ों पे इन बिलीफ के साथ अपनी एफर्ट को मैक्सिमम तरीके से करें तो उनके लिए जो बेहतर होगा वो ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। सर आपने कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, उसके बाद यू आर अ सीए क्वालिफाइड, तो ये जो सफ़र है ये कैसे आपने तय किया? और जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि स्कूल में मैं एवरेज नहीं बट एबनॉर्मली हाई नहीं था, अबव एवरेज, जिस तरह की एवरेज से बेहतर किस्म के पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं बस उस तरह का था, नथिंग अनयूजुअल। लेकिन इंटर तक भी जाहिर है, जैसे मैंने कहा मेरा कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ, उस वक्त नया नया एनईडी में कंप्यूटर साइंस आया था, बट समहाउ उसकी जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट थी मेरी परसेंटेज उससे कम थी। देन मैंने जो फर्गूसन जब तक ज्वाइन की तो आई वाज अगेन अ नॉर्मल स्टूडेंट, बट फर्गूसन में जो मेरे रिजल्ट्स आए वो बहुत ज़्यादा बेहतर थे और मैंने विद इन पीरियड जैसे कहा क्वालिफाई किया। तो उसमें डेफिनेटली कुछ एफर्ट थी, कुछ दुआएं थी और मेहनत के साथ साथ ज़ाहिर है लक का फैक्टर अपनी जगह होता है। ऐसे सर मैंने नोट किया कि आपने बहुत ज़्यादा बात की बिलीफ पे, लक पे, दुआओं पे। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ फॉर आवर यंगर जनरेशन, एजुकेशन और स्किल या बिलीफ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन? आई थिंक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब तक आपका बिलीव नहीं होगा आप उस चीज़ में अपनी एफर्ट नहीं लगा सकते, और जब तक आपकी एफर्ट नहीं होगी आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो बिलीव आपको फाउंडेशन देगी कि अगर आपका बिलीव होगा कि यार मैंने इस चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, आप वो मेहनत करोगे और उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं इन दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं करूँगा, क्योंकि आज देखिए आज अच्छे से अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ट्यूशन्स हैं, आपके पास चैट जीपीटी है एंड व्हाट नॉट। हम तो लाइब्रेरी में जाके बुक्स और नोट से पढ़ा करते थे, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बिलीफ का आ रहा है। उनका जो सेल्फ स्टीम है वो इतना लो हो गया है कि वो अपने आप को दुनिया के दूसरे स्टूडेंट्स से कंपेरेबल नहीं समझते। इवन यहाँ पे भी जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं कि वो रिजल्ट्स के लिए उस तरह से फोकस नहीं हो पा रहे। तो मेरा ये व्यू है कि बिलीव अगर आपका स्ट्रांग होगा अपने आप पे और अपनी मुल्क पे, अपनी सारी चीज़ों पे, तो आपका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस पे भी आएगा, रिजल्ट्स पे भी आएगा, एजुकेशन पे भी आएगा और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी आएगा। तो यू मीन टू से दैट बिलीफ इज द ड्राइविंग फोर्स और बाकी सारी चीज़ें उसको फॉलो करेंगे। ऐसे अच्छा सर, आपने एनसीसीपीएल में यू हैव बीन सीईओ फॉर 20 इयर्स, तो मेरा सवाल ये है कि ड्यूरिंग द टेन्योर एट एनसीसीपीएल और इवन बिफोर दैट, ऐसा वो क्या मूवमेंट है या ऐसा वो क्या टफ डिसीजन है जिसमें आप कह सकते हैं कि यार इससे मैंने ये लीडरशिप क्वालिटी सीखी? आई थिंक अगर आप इसको आइसोलेट करेंगे तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होगी। देयर आर मेनी सच इवेंट्स जो कि वक्त के साथ साथ आते जाते हैं हर किसी के लाइफ में, और उससे वो इंसान इम्प्रूव होता चले जाता है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था वो 5 ईयर था पीडब्ल्यूसी फर्गूसन के साथ था, जो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था। हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी और उसमें एक लर्निंग प्रोसेस था जो कि बिल्कुल डिफरेंट था। उसके बाद जब आप प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी के साथ थी। वहाँ पे डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस मिला, डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस मिली। देन आई जॉइंड यूएस की जो कोका कोला जो पाकिस्तान आ रहे थे बॉटलिंग प्लांट की एक्विजिशन के लिए। तो इवन एट द एज ऑफ 26 और 27 आई बेसिकली असाइंड दैट जॉब, और मैं जो हूँ उस वक्त एक बॉटलिंग प्लांट का जीएम का मुझे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो वो एक डिफरेंट लर्निंग थी बिकॉज सेड वहाँ से क्विट हुआ था और वो बॉटलिंग प्लांट की एक्विजिशन हुई थी। तो वो जो वहाँ के जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ थे वो आपको सेठ कहते बुलाते थे, तो वो एक डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि मैं एनसीसीपीएल में आ गया, और इंटरेस्टिंगली देयर आर फ्यू माय सीनियर्स जिन्होंने एनसीसीपीएल को ज्वाइन करने से इनकार किया, और समहाउ इन लक मुझे उस जगह ले आई। और जब एनसीसीपीएल में आया तो लोगों का ये व्यू था कि एनसीसीपीएल का कोई फ्यूचर नहीं, और एनसीसीपीएल के बारे में चूँकि रेजिस्टेंस थी, ये काम ऑलरेडी एक्सचेंज अपने तरीके से कर रहा था, बट एनसीसीपीएल को लाइव किया गया, उसके साथ ईवाई की रिपोर्ट थी
कि सेपरेट क्लियरिंग होनी चाहिए, सेपरेट सेटलमेंट होनी चाहिए और उसका रिस्क मैनेजमेंट टोटली सेपरेट होना चाहिए। तो उस दौरान काफ़ी चीज़ें लगी बिकॉज जो एनसीसीपीएल थी ना उसके पास फंड्स थे ना बहुत ज़्यादा एक्ट लिस्ट थी और बड़े एक थिन लाइन पे हम चल रहे थे। इवन जो एक्ट में प्रोविजंस भी आई वो भी 2008 के बाद आई और मैंने जब ज्वाइन किया था वो 2004 में किया था, नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 2005। तो वो एक बड़ा डिफरेंट वक्त था जहाँ बड़े चाहिए लाते थे, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थी, सिस्टम बहुत क्रिटिकल था, सेटलमेंट हमें करनी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी टीम बनी, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इम्प्रूव होती चली गई। अच्छा सर, हमारा जो मॉडर्न डे लाइफ है इसमें पीपल टू पीपल इंटरेक्शन जो है वो बहुत लिमिटेड हो गया। तो आपका जितना वास्ट एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि पीपल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड? आई थिंक अगर मैं किसी एक चीज़ का जिक्र करूं जो आज की यूथ में लैक करती है सब्सटेंशियली, वो इंटरपर्सनल स्किल्स है। और उसकी वजह वही है कि स्पेशली कोविड के बाद से इंटरेक्शन इतना कम हो गया है कि वो जो चीज़ जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से एम्पैथी, लोगों से डील करना, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, वो चीज़ में बहुत ज़्यादा लैकिंग आ गई है। और मैं समझता हूँ वहाँ पे अगर कोई यूथ फ्यूचर में अपने आप को सीनियर रोल्स में देख रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इतनी कम हो गई है कि अगर जो लोगों में ये चीज़ डेवलप हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। उस स्टेज पे जहाँ पे लोग यूजुअली रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं या किसी ऐसी इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं विच इज़ ईजी टू देम, आपने चूज़ की एक टेक इंडस्ट्री विच इज़ वेरी क्योटिक, विच इज़ वेरी डायनेमिक। तो व्हाट वाज द रीज़न कि आप जो फाइनेंस इंडस्ट्री से टेक इंडस्ट्री की तरफ आए? जब मैं CCPL छोड़ रहा था तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे जो कि रूटीन जॉब टाइप के ऑप्शंस थे, बट मेरा ये डिसीजन था कि मैंने अब जॉब करनी और मैंने कोई अपनी कंपनी को ज्वाइन करना है और उसको फिर ग्रो करना है। सो उस वक्त जो मेरे पास ऑप्शंस थे वो डिफरेंट ऑप्शंस थे और जिसमें से एक ऑप्शन वर्चुअसॉफ्ट का भी आया और मेरे कुछ कोलीग्स थे, दोस्त थे, उन्होंने मुझे वर्चुअसॉफ्ट के बारे में इन्फॉर्म किया। ऑल्दो उस वक्त वर्चुअसॉफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और वो एक विजुअल शेप भाई जो हमारे जो अब CEO है वो उसको रन कर रहे थे और काफ़ी कम से एम्प्लॉयज़ थे, एक बड़ा छोटा और लोकल सा सेटअप था NIC में, मैं उनसे जाकर नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे काम करने की बहुत गुंजाइश है और जो वैल्यूज़ थी जो शुएब ने उस वक्त मेरे साथ शेयर की, मुझे लगा कि ये वैल्यूज़ के साथ ही मेरा माइंड जो है वो काफ़ी मैच करता है, क्योंकि जो वैल्यूज़ थी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वो रिपीट भी करूँ। तो वैल्यूज़ ये थी कि ना सिर्फ अपने लिए काम करना है मगर अपने मुल्क के लिए भी करना है और अपनी टीम के लिए भी करना है। तो इन वैल्यूज़ के साथ मुझे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर हमने ज़ाहिर है जो आगे किया, रेस्ट इज हिस्ट्री फॉर। जो आपका पहला इंटरेक्शन था शुएब से या वर्चुअसॉफ्ट की टीम से, तो वो कैसे इंटरेक्शन रहा था? मतलब आप जाहिर सी बात है कि उनके एक अलग डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट माइंडसेट, तो आपको ऐसा फील तो नहीं हुआ कि यार ये बड़े रेकलेस से यंगस्टर्स हैं, मैं इनके बीच में कहाँ जा रहा हूँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरा डिटेल इंटरेक्शन हुआ था वो तो शुएब से ही हुआ है और जैसे कि मैंने कहा कि शुएब के बारे में मेरा व्यू काफ़ी बेहतर था। ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज हार्ड वर्किंग, ही इज रादर, और वो उससे मुझे कोई ऐसा फील नहीं आया। यस, ये ज़रूर था कि सेटअप बहुत ज़्यादा छोटा था और वो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या मैं इतने छोटे सेटअप में जाऊं या थोड़े से बड़े सेटअप को ज्वाइन करूं। बट उसी के साथ साथ ये एडवांटेज थी कि शुएब के साथ जैसे मैंने कहा एक अंडरस्टैंडिंग का फैक्टर डेवलप हो रहा था और मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं इस कंपनी से वो साथ ज्वाइन करता हूँ तो काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है और उसमें हम काफ़ी खुल के काम कर सकते हैं। वर्चुअसॉफ्ट एक बहुत ही सीरियस बिजनेस में है जिसमें AI, साइबर सिक्योरिटी एंड फिनटेक। तो एज अ वर्चुअसॉफ्ट यू गाइस डिसाइडेड कि हम जो है अब एक डिजिटल प्रेजेंस की तरफ जाएंगे और यूट्यूब पॉडकास्ट आप लोगों ने स्टार्ट किया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्चुअसॉफ्ट का सोल ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी, इट इज बेसिकली फॉर द पीपल टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी एंड बैक टू द यूथ। और इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम। पाकिस्तान लेवल पे भी हमारा ज़ाहिर है कि
इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो हमारा यूथ है उसका सेल्फ इस्टीम इतना लो हो चुका है बिकॉज ऑफ आर नॉर्मल टॉक शोज कि वो हर चीज़ में ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान के नाम की वजह से उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस हैं। तो इस चैनल से पहले ही वर्चूसॉफ्ट की ये थिंकिंग थी कि वर्चूसॉफ्ट इस लेवल पे कुछ काम करे, ना सिर्फ ये कि वो लोगों में पॉजिटिविटी इनकलकेट करे, यूथ में पॉजिटिविटी इनकलकेट करे, बल्कि मुल्क की नाम को भी बेहतर करे। और साथ ही साथ जो आईटी कंपनीज में ना सिर्फ वर्चूसॉफ्ट में बल्कि वर्चूसॉफ्ट के अलावा भी जो आईटी में काम हो रहा है उसको भी थोड़ा शोकेस करे। चौथी चीज ये थी कि जाहिर है जिस तरह से मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट होती जा रही है और बिजनेस के लिए भी उसका एक रोल है, तो हम समझते हैं कि जो हम बेहतर काम कर रहे हैं और जो हम अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं उन सब के लिए भी इस पॉडकास्ट या चैनल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो वो इस तरह से है कि मल्टीपल बेनिफिट्स हम समझते हैं कि इससे अचीव किए जा सकते हैं, ना सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी और इस मुल्क की यूथ के लिए भी और दूसरी कंपनीज के लिए भी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इस चैनल को लॉन्च किया। सर मेरे ख्याल में इस बात से तो एग्री किया जा सकता है कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप बहुत ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये चैनल कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेगा? सबसे पहले तो मैं आपको अपना बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शेयर करूं कि जब भी मैं आईटी नेशनल क्लियरिंग कंपनी बहुत ज़्यादा एक टेक कंपनी और मेरा काफ़ी इंटरेक्शन होता था मेंटर्स के साथ भी, आईटी वालों के साथ भी, और मैं उनसे हमेशा एक सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ज़रूर पूछा करता था कि पाकिस्तान उस तरह से क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा टेक्नोलॉजी में जैसे हमारे हमसाया करता है या जैसे रीजनल कंपनी दूसरी कर रही है। तो वो कहते थे ये मसला है, वो मसला है, फलाना है, डिमांड है। मैं उनसे कहता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंसी की फील्ड में और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स आर मच बेटर देन इंडियन अकाउंटेंट्स, तो व्हाई नॉट इन द टेक्नोलॉजी। वो कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कहता था आप जाके मिडिल ईस्ट में देख लें, पाकिस्तानी accountants are getting much higher salaries than the Indian accountants. Pakistani bankers are working and performing really good in the Middle Eastern economy. मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 20 साल पुरानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओवर द पीरियड हमारे साथ इश्यूज आए, हम थोड़ा सा पीछे आए, लेकिन स्टिल नॉट लाइक दैट। तो मेरा ये बिलीव है कि जब दूसरी फील्ड्स में हम इतना अच्छा हो सकते हैं तो व्हाई नॉट ऑन द टेक फ्रंट। टेक फ्रंट पे भी हमने बेहतर होना शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक पे फोकस गवर्नमेंट का पिछले 4 सालों में आया है। कोविड के बाद हमने परफॉर्मेंस शुरू की है और मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, लोग भी हैं और हम उस फाउंडेशन लेवल पे आ गए हैं जहाँ से हम मल्टी लेवल ग्रोथ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि सबसे पहले तो बिल्कुल हमने वो वक्त काफ़ी मिस किया है जो वक्त था 2000 से लेके 2020 तक का। ये 20 साल में हमने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया टेक्नोलॉजी में जो कि पाकिस्तान का पोटेंशियल था और पाकिस्तान को करना चाहिए। तो ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है कि हमारी यूथ को भी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी और ये सेल्फ बिलीव अपने अंदर पैदा करना होगा, जो कि हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव भी है। जो भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, ग्रो कर जाता है, जिसकी थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो पाकिस्तान से मूव ऑन कर जाए। तो जिस वक्त तक ये चीज़ होगी जाहिर है वो चैलेंजेस तो रहेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बल्कि कंपनीज की। बहुत सारी कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर कर दिए। ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस भी हैं, उसकी वजह से बिजनेस डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होती है और उनको काम मिलना और उनकी जो विजिबिलिटी है वो सारी चीज़ों में उनको हेल्प होती है। लेकिन स्टिल अगर हम अपने हेड ऑफिस को पाकिस्तान में रखें और अपनी ब्रांचेस को पाकिस्तान से बाहर रखें, जो कि वर्चूसॉफ्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को डेफिनेटली एडवांटेज होगा। सर आपको ऐसे क्या रीज़न लगता है कि पाकिस्तान वर प्रोड्यूसिंग गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन टेक्नोलॉजी के लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हमारा वो आउटपुट नज़र नहीं आता? तो वेयर डू यू थिंक द प्रॉब्लम इज? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड थी। शुरू से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट और उसकी जो एक अप्रोच थी वो बड़ी डिफरेंट, और उसमें पाकिस्तान के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनका शुरू से
होल्ड था, नाम था, वो बेहतर होते थे ऑब्वियसली। टेक्नोलॉजी में इट इज़ अ नंबर गेम। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 100, 200, 400 इतने इंट्रोड्यूस होते थे एनुअली, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ थी वो 1, 2, 3 अब बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन उस वक्त से 2-4 यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से बेहतर लोग प्रोड्यूस हो रहे थे। और टेक्नोलॉजी जो है वो एक नंबर गेम था। जैसे मैंने कहा, अगर कोई कंट्री 50,000 या 1 लाख टेक पीपल प्रोड्यूस कर रही है एनुअली, और हम अगर 1000 भी नहीं कर पा रहे, तो वो एक नेचुरल उसके पास एज था। अब भी हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है वो 25 से 30,000 की है, और उसमें से भी क्वालिटी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसमें भी कुछ गैप्स हैं। तो अगर हम इस प्रोडक्शन को बढ़ा दें, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम 50,000 रिसोर्सेज पर एनम हम प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले तो ये आपकी सप्लाई साइड चैलेंज है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, लोग यहाँ पे रुक नहीं रहे होते, और कंपनीज को जो है हम भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि लोग इंटरव्यू देते हैं, सेलेक्ट होते हैं, और फाइनल डे पे वो एक कैजुअल कॉल करके आपसे कह देते हैं कि जी हम नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो इन सारे चैलेंजेस की रीज़न ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम। सो अगर वो एक एम्पल नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रोड्यूस होने लगेगी कंट्री में, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडस्ट्री है। जैसे हम आजकल देखते हैं जो यंगर जनरेशन है, वी ऑब्जर्व दैट दे हैव लैक ऑफ फोकस। तो आपकी माशाल्लाह पूरा करियर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट देम टू इम्प्रूव देयर फोकस? आई थिंक ये तो देखें वही वाली बात है कि आपने अपने बारे में खुद डिसाइड करना है। लैक ऑफ फोकस का जो मेन रीज़न है वो तो उनका सेल्फ बिलीव या सेल्फ इस्टीम जो इतना लो हो गया है वो है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, और मेरा बेटा भी था, और उसके 4 दोस्त भी थे। आज वो चारों पाकिस्तान से बाहर हैं, और वो उसी दिन से ये बातें कर रहे थे। उनकी बातों में फैक्ट भी था, बिकॉज ज़ाहिर है लम्ब से जो ग्रेजुएट करता है वो सिर्फ फ्लूक्स पे या बिलीव्स पे बहुत ज़्यादा डिसीशंस नहीं ले सकता। तो उन्होंने मुझसे कहा अंदर मैं 2 लाख सैलरी ले रहा हूँ, अगर मैं 4 लाख की सैलरी ले लूँगा तो आप मुझे बताएं क्या मैं 40 मिलियन का एक बेसिक सा अपार्टमेंट भी ले सकता हूँ अगले 10 सालों में? सो दे हैव थिंग्स इन देयर माइंड विच इज़ विजिबल, बट वो ये चीज़ को नहीं देख रहे कि चीज़ें जब चेंज होती हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके साथ इन प्लेस होना स्टार्ट हो जाती हैं, और बाहर जाके काम करने में कोई बुराई नहीं है। बट ये कि अपना बिलीव अपनी कंट्री पे, अपने मुल्क पे रखना चाहिए, और अपने आप पे रखना चाहिए। क्योंकि अगर चंद लोग जिनको इस कंट्री ने वो एजुकेशन दी है, जाहिर है हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं, वो सब मिला भी लें तो साल के 50,000 60,000 लोग होते हैं। अगर उनमें से 75% लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर इस मुल्क को लेके आगे कौन चलेगा? क्योंकि उनमें से एक एक जो इंसान है उसने अपने साथ 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों पे काम किया जाए और सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट को ना देखा जाए और कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से टेक में, ना सिर्फ टेक में बल्कि दूसरी चीज़ों में भी आगे बढ़ सके। सर, आप गवर्नमेंट को क्या रेकमेंड करेंगे? अगर गवर्नमेंट आपसे पूछे व्हाट स्टेप्स वुड यू रेकमेंड टू गवर्नमेंट कि वो जो है ना इस हमारे टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके और ये ट्रेन रोक सके? देखिए, ये इससे तो मुताल्लिक बेशुमार टीवी चैनल्स पे बातें आती हैं। हमारे यहाँ जो करप्शन है, यूथ इसको बिल्कुल डिसलाइक करता है। यूथ की जो जिस तरह से एफबीआर के प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से आपके 30 से ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के जो रेगुलेटर्स हैं वो आपको तंग कर रहे होते हैं, जिस तरह से फेयर एंड जस्ट पे लोगों की हायरिंग नहीं हो रही होती, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ प्रॉब्लम, बट उसकी सोल्यूशन ये है कि आपको खुद पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनना है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनना। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आपके पास एक 25 साल का लड़का आता है और वो कहता है कि सर आई वांट टू बिकम ए सीईओ वन डे, तो ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स आप उसको रेकमेंड करेंगे कि अपने अंदर डेवलप करे जो उसको इस जर्नी में हेल्प कर सके? उसको सबसे पहले तो ये बिलीव अपने अंदर डेवलप करना होगा कि मैं सीईओ बन सकता हूँ और मुझे सीईओ बनना है, और उसके बाद उसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे। देखिए ना, शेख चिल्ली तो नहीं बनना उसने, तो बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो उसने अपने वो स्किल सेट जो सीईओ बनने के लिए रिक्वायर्ड है वो भी उस पर काम करना होगा।
दूसरा उसको अपना ऑनेस्टी को देखना होगा, तीसरी चीज़ जो है वो हार्ड वर्किंग। अगर ये 3-4 चीज़ों पे वो काम कर देता है तो पाकिस्तान में सीईओ बनना दुनिया में कहीं भी सीईओ बनने से आसान है। सर जैसे आपने पाकिस्तान में कुछ लैकिंग्स आपने हाईलाइट की जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर है, और आपका इतना एक्सपीरियंस है फ्रॉम द फाइनेंस टू नाउ द टेक, देन यू हैव इंटरनेशनल बिजनेसेस आल्सो। तो करंट पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो आर यू होपफुल और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर? देखिए, आई एम रियलिस्टिकली होपफुल। अगर हम सही स्टेप्स लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, और अगर हम सही स्टेप्स नहीं लेंगे तो फिर कैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, सही स्टेप्स लेना ये मेरा एक ऑप्टिमिज्म है कि सही स्टेप्स लेना जितना आज आसान है इतना कभी भी नहीं। और वो मैं आपको बड़े आसानी से समझा सकता हूँ कि जिस तरह से आज एआई की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, करप्शन को ख़त्म करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्बानिया ने सीनियर ऑफिसर एक एआई बॉट को बनाया आज से कुछ अर्सा पहले, और आज वो एआई बॉट जो है वो उनका प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर बन चुका है। और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि उन्होंने कहा कि अगर एआई होगा तो करप्शन खत्म हो जाए, क्योंकि हर चीज़ की कोटेशन आपके पास अवेलेबल है, हर चीज़ की जो क्वालिटी है वो आपके पास अवेलेबल है। तो अगर हम एआई को यूज़ करें और एलएलएम को यूज़ करें और सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें तो किसी भी एरिया में हम बेहतर गवर्नेंस को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। पहले तो इंसानों की ज़रूरत थी, अब बहुत कम इंसानों के साथ आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि कोई सीनियर लेवल पे इन चीज़ों को काम करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के टॉप के 10 लोग भी ये फैसला कर दें कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है, तो वो आज बिकॉज ऑफ दिस एआई इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले जो था ये काम करने के लिए आपको कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की जरूरत है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो बेसिकली सर आप ये कहना चाहेंगे कि ये जो है हमारा माइंडसेट का डिफरेंस है। अल्बानिया की जैसे आपने एग्जांपल दी, तो दुनिया इसको एआई को टेक्नोलॉजी को दे आर यूजिंग फॉर द पॉजिटिव साइड। तो ये ऑन द अदर एंड हमारा वो माइंडसेट नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी टेक्नोलॉजी का यूज़ देखें, एआई का यूज़ देखें, सोशल मीडिया पे जब हमें नज़र आता है फेक वीडियोस और फेक वॉइस कॉल, तो हमारा ध्यान सारा उसी तरफ है। तो ये जो माइंडसेट है, आपने इतना ट्रैवल भी किया हुआ है, तो ये माइंडसेट का डिफरेंस किस वजह से? देखिए, माइंडसेट का डिफरेंस तो अगेन ये जो है ये दिस इज ऑल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जो हमारे पिछले 30 साल गुजरे हैं उसका एक इम्पैक्ट वो डे वन में तो चेंज नहीं हो सकता। जो हमारी इस वक्त यूथ है उसने भी तो सारी चीज़ें देखी है पिछले 20 सालों में, तो वो उनका उसी का इम्पैक्ट है जो हमारा माइंडसेट इस तरह से हो गया है कि वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा सोच रहे हैं और पॉजिटिव साइड पे कम। लेकिन अगर इस तरह की एक हम, और अगेन ये तो वो ऑब्जेक्टिव है जो हमारे इस चैनल का भी है कि हम पॉजिटिविटी अपने यूथ में इंकलकेट करें ताकि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ सकें और पॉजिटिव चीज़ों पे काम करें। जैसे माई पॉडकास्ट में स्टैब्लिश राइट, यू हैव एक्सपीरियंस एज ए सीईओ, एज ए चेयरमैन, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आज आपसे सारी टाइटल्स और पोजीशंस वापस ले ली जाए, तो वो एक क्या ऐसी क्वालिटी है जिससे आप चाहेंगे कि दुनिया आपको याद रखे? मैं समझता हूँ कि मैं ऑनेस्ट, प्रोफेशनल, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर द वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। सवाल तो बहुत हैं लेकिन हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। बस मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जाते हुए हमारे ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? मेरा लास्ट मैसेज तो वही होगा जो मैं पहले कहता रहा हूँ कि लीव ऑन पाकिस्तान। हम जो इस वक्त पिछले 6 सालों से फेस कर रहे हैं कि नेगेटिव बातें, हम ये पॉजिटिव पे कंसिडरेट करना चाहिए। और जो इंसान सोचता है वो डेफिनेटली उसको करना भी आसान होता है। तो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचें, और स्पेशली टेक के हवाले से मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हमने स्टार्ट किया वर्चुअसॉफ्ट को, और आपको पता है लास्ट 1 ईयर में हमारा जो रेवेन्यू है वो 10x से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर गया है, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि इस साल भी उसी तरह से ग्रो करेगा। तो ये चीज़ सारी टेक कंपनीज कर सकती हैं। और अगर हम टेक में आगे बढ़ने की जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो ये है कि मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, और इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। दूसरा मेरी एडवाइस होगी उन बिजनेसमैन से जिन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया है पाकिस्तान के साथ,
कि इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और जिस तरह से आजकल मिनरल्स पे और दूसरे एरियाज पे काम हो रहा है, अगर उन पे प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो कोई वजह नहीं कि 5 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यहाँ से ना सिर्फ डबल हो सकती है बल्कि इकोनॉमी में भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। थैंक यू। It's a privilege to host you, sir. Thank you so much for coming on the podcast. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड। अब आप हमारे लिए एक छोटा सा फेवर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस लाते रहें। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देन कमेंट में शेयर करें कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छे कंटेंट के लिए आपका वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और हाँ, लास्टली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये पॉडकास्ट उनको उनकी जर्नी में हेल्प करे। हमें कमेंट में मेंशन ज़रूर करें कि आप अगला गेस्ट किसको देखना चाहते हैं जिसको हम इस पॉडकास्ट पे बुलाएं और उनके साथ बात करें। We'll see you next time. Till then, fly high.